डियर स्टूडेंट्स, दो चैप्टर हम अपने सिलेबस में पहले कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ दिस इज थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस सेमेस्टर, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल बेसिस। सो नाउ वी विल स्टडी टुडे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हम कभी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक ख्याल आता है, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े तो थोड़ा अलग है, और अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखें, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से हम पढ़ते हैं इसको, जिसको हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चार्ज, या जैसे मैटर होता है, मैटर के पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, या उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो अंदर न्यूक्लियस है उसको पॉजिटिव चार्ज होता है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसी को हम चार्ज कहते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट पे हम जाए तो बेसिक कंसेप्ट चार्ज का विलियम थेल्स ने दिया था। थेल्स बताते हैं कि चार्ज कैसे एक बॉडी में लाया जा सकता है, हाउ वी क्रिएट ए चार्ज इन अ बॉडी। तो अगर हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें तो अगर हम अपने नेचर को देखें, अपने सराउंडिंग्स को देखें, तो नेचर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज रेडिएशन एंड सेकेंड इज मैटर। रेडिएशन का अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो जैसे सन की लाइट हम तक आ रही है बाय रेडिएशन। अगर किसी मेटल को हीट करते हैं तो वो भी एक रेडिएशन ही है, हीट। तो जो रेडिएशन चलता है वो किस टाइप में चलता है, वो वेव फॉर्म में चलता है, इसमें वेव फॉर्म में। तो रेडिएशन की प्रॉपर्टी होगी वेव। सिमिलरली मैटर की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो मास भी होता है इसके पास, वॉल्यूम भी होता है इसके पास, और मोमेंटम एंड इटीसी। बट both has a common property, or both has maybe a common property, that is energy. वो क्या हो सकती है, वो एनर्जी। अब आगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे हम लास्ट वाला चैप्टर, उसमें कैसे मैटर वेव में और वेव मैटर में चेंज होती रहती है, वो आगे मॉडर्न फिजिक्स में दिया रखा है। लेकिन अभी हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या है? मैटर के पास मास होता है, तो मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसकी, मैटर की, मतलब मास होना ही होना है। और यही मास एक दूसरे मटेरियल को बल रहा था, शायद आपको बता दूं, उसको ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये मैटर के मास के कारण है। किसके कारण? मास का। ये हमें कैसे पता लगा कि मैटर के मास के कारण है? जब हमने मास को बढ़ा दिया, फोर्स बढ़ गया, मास को घटा दिया, फोर्स घट गया, तो हमने क्या डिस्कस निकाला, हमने डिस्कस निकाला कि जो फोर्स लग रहा है वो मैटर के मास के कारण लग रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स का अगर एग्जांपल देना चाहें तो सीधी सीधी सा एग्जांपल है कि अगर हम अर्थ से कुछ किसी चीज को ऊपर फेंके, सपोज पत्थर का टुकड़ा हमने ऊपर फेंका है, तो कहां आएगा, सीधे अर्थ पे आएगा। क्लियरली हम समझ गए कि जिस मैटर का या जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा वो कम मास वाले पार्टिकल को अपनी ओर खींच लेगा। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता कि क्या जैसे पृथ्वी ने उस टुकड़े को खींच लिया, क्या पृथ्वी को कोई अदर मटेरियल खींच सकता है? आंसर है यस। जिसका मास पृथ्वी से ज्यादा होगा ग्रेविटेशन फोर्स वो पृथ्वी पर लगाएगा। सपोज जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो सन के चारों ओर पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, सिंपल सा। अगर क्यों उसकी कक्षा से बाहर भी निकल सकती थी, लेकिन नहीं, क्यों? बिकॉज सन अप्लाई ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ, सो इट कैन रिवॉल्व ओनली एंड ओनली इट्स ऑर्बिट, इट्स ऑन ऑर्बिट। अच्छा, तो मैटर की हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट मैटर हैज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी दैट इट्स mass and due to its mass it can apply force on the other material। यहां तक ग्रेविटेशन फोर्स की बात खत्म होती है। दूसरा, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या
मैटर में मास के अलावा कोई अदर प्रॉपर्टीज नहीं है जो फोर्स अप्लाई कर सकती है? आंसर था यस। हमने कैसे जाना उसको? हमने ऑपरेशंस किए, कई ऑपरेशन के बाद हमने ये देखा, देखिए कि ये चॉक का टुकड़ा अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे चला दूं, अब देखो चॉक, सम पार्टिकल्स ऑफ चॉक आर लेफ्ट हियर ऑन द बोर्ड। क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि चॉक के कुछ पार्टिकल बोर्ड पर छूट गए हैं। कैसे हुआ है? हम तो केवल ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा था, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में ये पढ़ा था जिसका मास ज्यादा होता है वो भी खींच लेता। ये तो केवल एक बोर्ड है छोटा सा, पृथ्वी बहुत बड़ी है, मास तो कितना ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी ये पार्टिकल छूटा हुआ है, अर्थ नहीं खींच पा रही। इसका मतलब क्या है? हमें ये समझ आया, हमें ये समझ आया कि इनके बीच में भी एक फोर्स है। अगर फोर्स नहीं होता, और जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा है, अगर कम होता तो ग्रेविटेशन फोर्स को खींच लेता अपनी ओर, लेकिन ये इससे चिपका हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो बोर्ड के पार्टिकल और जो चॉक के पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स से कहीं ज्यादा है। अब हमें इस फोर्स को एक नाम देना था कि ये जो फोर्स है क्यों लगा। उससे पहले एक चीज और, मास वाला जो फोर्स था, मतलब ग्रेविटेशन जो फोर्स था वो हर कंडीशन में लगना ही लगना है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, चाहे कम मास हो ज्यादा मास हो, वो उस पर डिपेंड करता है फोर्स कितना आएगा, लेकिन वो लगना है। क्या ये फोर्स भी हर कंडीशन में लगना है क्या? आंसर है नहीं। क्यों? ये देखिए, ये मेरे पास एक चॉक है, इस चॉक को मैंने बोर्ड पर रखा, हटा लिया, इज देयर सम पार्टिकल लेफ्ट हियर? आंसर है नॉट। व्हाई? क्यों नहीं? मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो इसको समझने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए, और उसके बाद ये समझ में आया कि ये जो फोर्स लगता है ये एक विशेष स्थिति होती है, मतलब हमें एक ऑपरेशन करना पड़ता है तब ये फोर्स लगता है। और वो ऑपरेशन क्या है? क्या करना पड़ता है? रब करना पड़ता है। अगर हम रब नहीं करेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। सपोज दैट मैंने इसको यहाँ पे रखा, रब नहीं किया, डालिया, कोई पार्टिकल नहीं छूटा। मैंने दोबारा इसको यहाँ पे रखा, रब किया, पार्टिकल यहाँ पे छूट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम एक ऑपरेशन नहीं करेंगे ये फोर्स नहीं लगेगा। ये इस फोर्स से डिफरेंट हो गया, क्योंकि मास वाला फोर्स हर समय लगना ही लगना था, लेकिन ये फोर्स हर समय नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फोर्स है ये तब लगेगा जब हम एक ऑपरेशन करेंगे। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ भी सकते हैं, आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, और शायद आपने शायद किया भी होगा छोटी क्लासेस में, टीचर्स ने बताया होगा। ग्लास रॉड या फिर कोई प्लास्टिक जैसे पेन ही ले लें, सिंपल सा, सबके घरों में मिल जाएगा आराम से। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को बारीकी से तोड़ के एक सतह पर रख लें, और उसके बाद आप उसको पेन से टच करें, ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं, ये कोई फोर्स नहीं लगा, पुल नहीं कर रहा है। सेकेंड कंडीशन में आप क्या करें, इसको कपड़े से रबिंग करें, ऐसे काफी देर तक जब रब करने के बाद आप इसको ऐसे टच भी नहीं कर पाएंगे, तब तक क्या ये कागज के टुकड़ों को पुल कर लेगा, खींच रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब हमने एक ऑपरेशन किया और इसमें फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। अब हमें इस फोर्स का, इस प्रॉपर्टी का, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मास के अलावा भी अब हमारे पास एक ऐसी चीज नोन हो गई कि मास के अलावा दूसरी चीज और होती है, एक और प्रॉपर्टी होती है मैटर में जो फोर्स अप्लाई कर सकती है। तो हमारे पास एक सेकेंड प्रॉपर्टी आ गई जो फोर्स अप्लाई कर सकती है। अब हमें इस प्रॉपर्टी को नाम देना था कि हम इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हमें नाम देना था, तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया। जैसे अगर बॉडी जो आर्मी ऑपरेशंस होते हैं उनमें अगर अटैक करना होता है किसी पे, तो हम सेना को, जो जनरल होता है या सेनाध्यक्ष जो होता है वो ऑर्डर देता है, तो कहता है चार्ज, मतलब फोर्स अप्लाई करना। क्या करना है? सामने फोर्स अप्लाई करना है। सिमिलरली हमने क्या किया, हमने उल्टा सोचा, ये फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या है कि इसके पास क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। और चार्ज ने एक ऑपरेशन दिया, किससे? रबिंग से। आया समझ? मतलब हमने एक ऑपरेशन किया रबिंग का, और रबिंग ऑपरेशन से इसमें क्या हुआ, चार्ज आ गया। वो चार्ज क्या कर सकता है? वो चार्ज फोर्स अप्लाई कर सकता है। वो चार्ज क्या कर सकता है? वो चार्ज फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो इसमें हमारे पास एक नॉन क्वांटिटी आ गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि मास हैज ओनली वन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। नाउ mass has not only one inherent property, matter has two
इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मास एज वेल एज इज चार्ज। तो मास के पास दो इनहेरेंट प्रॉपर्टी आ गई, एक तो मास आ गया, दूसरा चार्ज आ गया। लेकिन चार्ज आया कब? जब हमने इसको रब किया। जब तक हम इसको रब नहीं करेंगे चार्ज नहीं आएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि विदाउट रबिंग चार्ज नहीं आता। एक चीज और, ये बॉडी है, सपोज दैट ये पेन है, क्या इसमें चार्ज थे पहले से? आंसर हाँ थे। तो इसने इक्वल क्यों नहीं किया? क्यों? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज का क्लासिफिकेशन कैसे कर दिया हमने, ये हम आगे पढ़ेंगे। चार्ज हर बॉडी के पास होता है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स इधर के इधर हो जाते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, ये चार्ज हो जाता है और फिर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, तो हमने इसको नाम दिया चार्ज, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रिक चार्ज हमने क्यों दिया? हमने कई मटेरियल्स लिए और उन मटेरियल्स को हमने रख दिया। जैसे सपोज दैट ये मेरे पास एक प्लास्टिक है और दिस इज सपोज ग्लास एंड दिस इज प्लास्टिक। आई रब्ड इट एंड आल्सो रब्ड इट, देन इट कैन पुल द पेपर, इट कैन आल्सो पुल द पेपर। जब मैं इन दोनों अलग बॉडीज को एक दूसरे के नजदीक लेके आया तो मैंने क्या देखा, जैसे ही नजदीक आने वाली थी एक स्पार्क निकला। क्या निकला? एक स्पार्क निकला और उस स्पार्क के साथ एक चमक हुई। क्या हुई? एक चमक। अब हमने क्या कहा, जैसे ही ये दोनों बॉडी एक दूसरे के पास आई, एक स्पार्क निकला। अब उस स्पार्क को ग्रीक लैंग्वेज में हम इलेक्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा। और इसी के बेस पे हमने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोल दिया हमने इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों? कब बोला इलेक्ट्रिक चार्ज? ये कौन सा स्पार्क था? ये वही स्पार्क था जो पत्थर के टुकड़े जब हम रगड़ते हैं तो होता है, या जब बादल के पार्टिकल आपस में टकराते हैं तब स्पार्क होता है। बादल के टुकड़े जब आपस में टकराते हैं पार्टिकल्स, जो स्पार्क निकलता है जिसको लाइटनिंग बोलते हैं, वो भी इसी प्रोसेस से हम समझ सकते हैं। पहले जब चार्ज की खोज नहीं हुई थी तब वो एक हिस्ट्री थी, कि मतलब वो एक मिस्ट्री थी कि कैसे ये है क्या। लेकिन जब चार्ज खोज लिया गया तो हमने देखा कि ये जो स्पार्क इसमें से निकला, इस बॉडी में से निकल के या इस बॉडी में से निकल के इधर गया, ये जो स्पार्क निकला यही स्पार्क सेम वही होता है। तो इसका मतलब जब ये चार्ज है तो वो भी चार्ज होगा। वो आगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का हम पढ़ेंगे, आप काइट एक्सपेरिमेंट। उससे पहले हमको ये समझना है कि हमने इसको इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों किया। अच्छा, ये जो चार्ज आया हमारी बॉडी में, ये किसकी वजह से आया? ये आया फ्रिक्शन की वजह से। ये चार्ज आया किसकी वजह से आया? फ्रिक्शन की वजह से। तो हम इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। और स्टार्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है, समझ में आया? ठीक है। सो अगर हम चार्ज की एक छोटी सी डेफिनेशन बनाना चाहें कि व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज की एक छोटी सी डेफिनेशन हम बना सकते हैं। चार्ज को हमें कैसे डिफाइन करना है? दैट चार्ज इज एन इनहेरेंट property of matter due to which it can apply force on the other material। तो हमारे पास अब मैटर की दो क्वांटिटी आ गई, दो प्रॉपर्टीज आ गई, एक तो उसका मास, दूसरा उसका चार्ज। और इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण, मास और चार्ज के कारण, एक मैटर दूसरे मैटर पर फोर्स लगा सकता है। तो इसको हमने इलेक्ट्रिक चार्ज बोला। ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहां तक हो गया। अब आगे हमें ये भी ज्ञात हुआ, आगे जाके हमने और एक्सपेरिमेंट किए, आगे जाके पढ़ा भी, तो हमने ये देखा कि जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स थे
वो केवल एक ही टाइप के थे, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इसको बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली वन टाइप ऑफ फोर्स दैट इज ओनली अट्रैक्शन। तो क्या ये फोर्स कौन से थे? ये केवल ये अट्रैक्शन के थे या फिर रिपल्शन के थे? एक नई क्रिएशन हमारे सामने, एक नई समस्या हमारे सामने फिर से उत्पन्न होती है कि अब हमें ये डिफाइन करना है कि जो फोर्स है, ये जो नए फोर्स हमने डिस्कवर किए हैं, ये कौन से फोर्स है? ये जो नए फोर्स हमने डिस्कवर किए हैं, ये ग्रेविटेशन से डिफरेंट फोर्स जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोलते हैं, मतलब जो चार्ज के कारण फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्शन का फोर्स है या रिपल्शन का फोर्स है? हमने फिर से ऑपरेशन करना स्टार्ट किया, हमने बहुत सारी बॉडीज ली, ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। जब हमने बॉडीज लेके ऑपरेशन किए तो हमने देखा कि एक प्लास्टिक रॉड को या अदर मटेरियल को, एक ग्लास रॉड को जब हमने चार्ज किया, तो अभी ज़्यादा देर पहले हमने कहा था कि जब हम दोनों को चार्ज कर लेते हैं तो जब पास लेके आते हो स्पार्क निकलता है, तो उसी स्पार्क को इलेक्ट्रा बोला था, तो उसी से इसका नाम आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जब इन दोनों को हमने चार्ज करके पास लेके आए तो जब स्पार्क निकलता है देन बोथ बॉडी आर डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ना पहले हमने इसको रब किया, इट कैन पुल द पेपर, इसको रब किया, इट कैन आल्सो पुल द पेपर। नाउ बी closer and closer and closer, then there is spark, now both are the body discharge, means ना तो अब ये पेपर को पुल कर सकती है ना तो अब ये पेपर को पुल कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेंथ हमने इनको दी थी वो अब नहीं मिली, तो इसको हमने बोला डिस्चार्ज। तो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों चीजें आ गई हमारे सामने। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज और डिस्चार्ज में अगर रिलेशन करना चाहें तो चार्ज क्या है? चार्ज acquiring the strength, acquiring the strength, और discharge losing the strength। तो हमारे पास दो चीज मौजूद है, एक acquiring for charge, किसी बॉडी को चार्ज कब बोलेंगे? मतलब जब वो एक्वायर द स्ट्रेंथ, अब जब स्ट्रेंथ एक्वायर कर लेगा समझ कोई पेपर को पुल कर सकता है। अब डिस्चार्ज लूज, अब जो उसने एक्वायर की थी स्ट्रेंथ क्या कर दी? लूज कर दी, तो उसको क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया कि अब ये बॉडी डिस्चार्ज हो गई। इट मींस इट कैन नॉट अप्लाई फोर्स ऑन अदर मटेरियल। तो ना हमारे पास एक वेल नोन रीजन आ गया कि चार्ज और डिस्चार्ज क्या है। तो ये चार्ज हमने बना है, तो हमारे पास एक प्रोसेस आ गया कि अगर हम ये कहना चाहें कि हाउ वी क्रिएट ए चार्ज, तो वी क्रिएट ए चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग। तो रबिंग के मेथड से हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। डिस्चार्ज और चार्जिंग का ये दोनों का प्रोसेस, एक्वायरिंग द स्ट्रेंथ एंड लूजिंग द स्ट्रेंथ। अच्छा, ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है उसमें हमें कुछ करना नहीं होता, बता चुका हूँ कि जो फोर्स है वो स्वयं ही लगना है। लेकिन ये जो फोर्स है ये तब लगता है जब हम इसमें एक स्ट्रेंथ लेके आते हैं। अगर वो स्ट्रेंथ हम इसमें नहीं लेके आएंगे तो फोर्स नहीं लगता है। मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक एक्सपेरिमेंट की बात की थी। मैंने कहा था कि जैसे हम दो बॉडी को चार्ज करते हैं तो उनमें से जो स्पार्क निकलता है ये वही स्पार्क था जो बाद में था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उनका एक्सपेरिमेंट जाना जाता है काइट एक्सपेरिमेंट के नाम से। उन्होंने पतंग ली थी काइट और उसको उड़ाया था बादलों तक। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये ज्ञात कर चुके थे वो कि चार्ज जो है वो मूव कर सकता है। और एक वन मोर थिंग ये थी कि चार्ज, उन्होंने बॉडी को इतना चार्ज किया कि जब हम उसको ऐसे टच करते थे ऐसे तो हमको कुछ फील होता था। फिर से चार्ज किया, कुछ फील होता था। तो अगर इसी कंसेप्ट को लेकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अगर वो चार्ज है, तो जब वो चार्ज उस धागे की सहायता से मेरे पास तक आएगा और जब अर्थ में जाएगा तो मुझे कुछ फील होगा, मुझे कुछ अजीब सा फील होगा जो पहले कभी फील नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या होगा, तब हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हाँ ये चार्ज है या नहीं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बाद में पतंग भेजी, उनके पास कोई चार्ज नहीं आया।
डिसअपॉइंटेड, दैट्स सी बात है, मेहनत फेल हो गई। फिर तब तक ये ज्ञात हुआ था कि हाँ चार्ज जो है वो मटेरियल में मूव कर सकता है, तो उन्होंने क्या किया, एक मटेरियल की छोटी सी पत्ती उसमें बांध दी। उन्होंने सोचा कि मटेरियल में चार्ज जल्दी मूव करता है, तो जैसे मटेरियल में आएगा मटेरियल के साथ वो धागे में आएगा, तो फिर उसको जाके लगेगा, फिर से चार्ज देगा। जब कई एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिए, तो एक बार एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक से आसमान में बादल हो गया, वो बारिश हो गई, एंड द थ्रेड जो उनका धागा था वो गीला हो गया। जैसे स्पार्क हुआ, उस गीले धागे से चार्ज चल के आया और उनको चरक लगा। ना ही बस एक्टिव, शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो जंग लगने से खुश हुए। एक बार आप भी छू के देखना इलेक्ट्रिसिटी को कैसा महसूस होता है। तो वो खुश क्यों थे? क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। वो जो प्रूव करना चाहते थे कि वो चार्ज है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ वो एक चार्ज है। तो चार्ज के ये बेसिक कंसेप्ट है, थेल्स ने दिया। अब जो ग्रेविटेशन फोर्स थे, हमने पढ़ रखा पहले से कि ग्रेविटेशन फोर्स ओनली सिंगल वन टाइप ऑफ फोर्स, ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन। तो ये वाली जो फोर्स थी किस टाइप की थी? तो अब हमें चार्जेस का नोमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? चार्जेस का नोमेनक्लेचर। देखिए, मैंने एक प्लास्टिक रॉड ली, सपोज दैट इट इज अ ग्लास रॉड एंड इट इज द अनदर ग्लास रॉड एंड दिस इज अनदर प्लास्टिक। मैंने रब किया, चार्ज किया, इट कैन पुल द पेपर, चार्ज। इसको भी चार्ज किया, इट कैन आल्सो पुल द पेपर, चार्ज। इसको भी चार्ज किया, इट कैन आल्सो पुल द पेपर, ये भी चार्ज है, इसको भी हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अगर ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, तो मैंने माना कि इस ग्लास पर और इस ग्लास पर अगर ये दो रॉड है ग्लास की, ये तो इनको जी चार्ज मानेंगे। जब जी चार्ज मतलब ग्लास पर जो चार्ज है जी, तो जो एक ग्लास रॉड पर वही दूसरी ग्लास रॉड पर होगा। सीधी सी बात है। मैंने इन दोनों को फ्रीली हैंग कर दिया और फ्रीली हैंग करने के बाद मैंने क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव कर दिया, नहीं आ सकता। हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, अब हमने प्लास्टिक किया, एक प्लास्टिक दूसरा प्लास्टिक, इसको भी खींचा, इसको भी खींचा, फिर से हमने देखा कि ये भी रिपल्स कर रहे हैं, फिर से समझ नहीं आया। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, प्लास्टिक गिलास, ये प्लास्टिक ये गिलास। अब ये हमने क्या देखा, अब ये अट्रैक्ट कर रही है ना। अब हमारे पास फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब हमें फिर ये डिफाइन करना है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स थे केवल अट्रैक्शन के थे, लेकिन इसमें तो अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है, अट्रैक्शन भी है रिपल्शन भी है। तो ये दोनों प्रकार की फोर्स है, इस टाइप के लिए अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अब एक नई कंडीशन ये होगी कि हाउ हम कैसे ये दिखाएं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है चार्जेस में, क्योंकि अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। जरा देर पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक ग्लास रॉड ली थी, एक प्लास्टिक रॉड ली थी। जब हम दोनों को पास लेके आए थे, स्पार्क निकला, डिस्चार्ज। एक मैथमेटिक्स की बड़ी अच्छी फिनोमेना है कि अगर हम किन्हीं दो चीजों को जोड़ते हैं तो तीसरी बन सकती है। कि चार्जेस में भी ऐसा होता है, हम देख सकते हैं। किसी भी दो चीजों का एडिशन कब जरूर होगा? सपोज दैट इस पर +3 चार्ज है, कितना है? +3। इस पर कितना होना चाहिए? 0 -3। तो हमने यहां पर मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला लगा के देखा जो सही हो। तो हमारे पास कोई फंडामेंटल लॉ नहीं था कि हम चार्जेस को कैसे डिफाइन करें, तो हमने ये मान लिया दैट चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, सेम चार्जेस रिपल्सन, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन। तो हमारे पास चार्जेस भी आ गए, कितने प्रकार के आ गए? 2 प्रकार के आ गए। और हमने ये फोर्स भी बता दिया ये कैसे रिपल्स कर रहे हैं और कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास एक वेल नोन रीजन है कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ चार्ज एंड हाउ वी कैन से दैट द चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स एंड हाउ हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। तो
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाला वो दोनों प्रकार का, फिर हमारे किसके स्टाफ का हो गया, रिपल्सन का भी हो गया और अट्रैक्शन का। एक एक्सपेरिमेंट है, अगर हम ये जानना चाहें कि हमारे पास कोई भी बॉडी है वो चार्ज है या नहीं, क्या है, चार्ज है या नहीं है, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। Then we can define it as electroscope is an instrument from which we can know that the whether body charged or not, मतलब कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, ये हम किससे ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से। इसमें क्या होता है कि दो बहुत ही ज्यादा पतली मेटल की प्लेट्स होती हैं, एक मेटल से इस तरीके से जुड़ी होती है और एक अदर मेटल की रॉड होती है, उस मेटल की रॉड पर क्या लगा होता है, ये गोल चिपकी हुई होती है। ये जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली हमने बनाई, तो सबसे पतली जो मेटल फाइल्स हम बना सकते हैं वो गोल्ड बना सकते हैं, तो ये किसकी होती है, गोल्ड की। जो चार्ज बॉडी होती है उसमें हमें यहाँ पे रखना होता है, अगर बॉडी चार्ज है, सपोज इट इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर गया इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ये क्या करेगा, रिपल्स, तो रिपल्स करेगा तो ये पतली के हो जाएंगे, फैल जाएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है